मंत्र है फैमिली फर्स्ट नेशन नथिंग। मारो जितना मानना है दबा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम कांग्रेसी हैं। अगर बीजेपी गवर्नमेंट आएगा तो जनता नहीं रहेगा। हमारी नीयत साफ है। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए। ये अब इधर उधर होने वाले नहीं है, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? न तो इनके पास नेता है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पूरे एक्शन में दिखाई पड़ रही है। आज यूपी सरकार के 5 बड़े एक्शन सबसे बड़ी सुर्खियां बने। सबसे पहले इन 5 बड़े एक्शन में से 4 बड़े एक्शन की खबर हम आपको दिखाते हैं। पहले 2 एक्शन अवैध निर्माण से जुड़े हैं, जिसमें लखनऊ में कुकरेल नदी के पास बने अवैध निर्माणों को तोड़ने की फहरिस्त में अब अबरार नगर का नंबर आने वाला है। इसके अलावा योगी सरकार अवैध निर्माण और जबरन कब्जे के खिलाफ कड़ा कानून बनाने भी जा रही है। इसके अलावा योगी सरकार के 2 फैसले जनता को राहत देने वाले हैं, जिसके तहत अयोध्या में लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश में 42,000 होमगार्ड की भर्तियों का ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन इन 4 एक्शन की खबर दिखाने से पहले हम योगी सरकार के उस एक्शन की बात करते हैं जो आज सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। क्योंकि जब वर्दी पहनकर कोई पुलिस अधिकारी अच्छा काम करता है तो उसे शाबाशी मिलती है, लेकिन जब कोई वर्दी वाला अफसर अय्याशी करने लगता है तो उसका अंजाम दूसरों के लिए नजीर भी बन सकता है। और ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश में, जहां पर योगी सरकार का एक्शन एक अय्याश पुलिस अधिकारी पर हुआ है, जिसे सीओ से सीधे सिपाही बना दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर है उन्नाव में सीओ बीघापुर रहे कृपा शंकर कनौजिया की। खाकी वर्दी और कंधे पर नजर आ रहे सितारों के साथ कृपा शंकर इस तस्वीर में काफी रौबदार लग रहे हैं। लेकिन अब सीओ साहब के कंधों के सितारे और अधिकारी होने का रौब छिन चुका है, क्योंकि सीओ कृपा शंकर कनौजिया अधिकारी से सीधे सिपाही बना दिए गए। सिपाही के तौर पर ही कृपा शंकर ने अपना पुलिस करियर भी शुरू किया था, लेकिन कृपा शंकर से ऐसी कौन सी भूल हुई जिससे कृपा शंकर को करियर में इतना बड़ा गोता लगाना पड़ा? इसे जानने के लिए आपको 3 साल पीछे जाना पड़ेगा। चलिए अब आप समझिए क्या है पूरा मामला जिसकी वजह से यूपी पुलिस के सीओ साहब को सिपाही बना दिया गया। कृपा शंकर कनौजिया पर 3 साल पुराने मामले में एक्शन हुआ है। मामला जुलाई 2021 का है, जब उन्नाव के एसपी से उन्होंने पारिवारिक वजहों से छुट्टी मांगी थी। लेकिन छुट्टी मंजूर होने के बाद कृपा शंकर कनौजिया घर नहीं गए, बल्कि एक महिला सिपाही के साथ कानपुर के होटल पहुंच गए। होटल पहुंचकर कृपा शंकर कनौजिया ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। इधर पति का फोन स्विच ऑफ होने के बाद कृपा शंकर की पत्नी ने उनके बारे में पूछताछ की तो मालूम चला वो छुट्टी लेकर घर गए, जिससे घबराई पत्नी ने उन्नाव के एसपी से मदद मांगी। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए कृपा शंकर कनौजिया के फोन को सर्विलांस में लगाया गया तो मालूम चला कि एक होटल के पास उनका फोन स्विच ऑफ हुआ है। जब उन्नाव पुलिस की टीम जांच के लिए इस होटल में पहुंची तो वो महिला सिपाही के साथ पकड़े गए। उस वक्त जांच के लिए कानपुर पहुंची उन्नाव पुलिस होटल से ये सीसीटीवी फुटेज भी ले आई थी, जिसमें सीओ कृपा शंकर कनौजिया महिला सिपाही के साथ नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच पिछले 3 साल से चल रही थी और अब प्रशासन ने इस पूरे मामले में कृपा शंकर को पुलिस की छवि धूमिल करने का दोषी पाया है, जिसके बाद उनका डिमोशन कर दिया गया। 6 जुलाई 2021 को कृपा शंकर कनौजिया एक होटल में एक महिला सिपाही के साथ पकड़े गए थे। उस वक्त उन्होंने छुट्टी लेकर घर जाने की बात कही थी। ऐसे में उनके खिलाफ लगातार जांच चल रही थी और अब उनको फिलहाल डिप्टी एसपी से सिपाही बनाकर उनके मूल कैडर गोरखपुर पीएससी भेज दिया गया है। सिपाही से सीओ बनने में पूरी जिंदगी निकालने वाले कृपा शंकर को फिर से सिपाही बनाकर उनकी नई तैनाती 26वीं पीएससी वाहिनी गोरखपुर में की गई। अपने पद का दुरुपयोग करने वाले इस अय्याश अधिकारी पर कार्रवाई अब दूसरे अफसरों के लिए भी नजीर बनेगी। तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। सरकार ने अकबर नगर के बाद अबरार नगर में अवैध रूप से बनाए गए सैकड़ों मकानों को तोड़ने का ऐलान कर दिया है। कि ये अवैध है तो कैसे अवैध है भाई? और जमीन अगर गलत है तो इसको रजिस्ट्री क्यों कोर्ट में हुई? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यूपी में अवैध निर्माणों पर एक्शन नहीं रुकेगा। जो कहा गया था वो भी वैसा ही रहा है। आपको लखनऊ की कुकरेल नदी के आसपास अकबर नगर में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें याद होंगी। अकबर नगर के बाद अब बारी अबरार नगर की आने वाली है।
ये अबरार नगर का वो इलाका है जहां कुकरेल नदी के आसपास अवैध रूप से सैकड़ों निर्माण बना लिए गए, लेकिन अब इन अवैध निर्माणों को चिन्हित कर लिया गया है, जिसके बाद किसी भी दिन यहाँ बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाएगा। एलडीए अबरार नगर तोड़ने की तैयारी कर रहा है। 2 दिन पहले अबरार नगर में एलडीए आके सर्वे किया है और कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करने के लिए ये तमाम जो मकान हैं इसको तोड़ने की बात कर रहा है। 500 ऐसे घर जो हैं वो कुकरेल नदी के जद में हैं और इन्हें तोड़ने की बात कही जा रही है। एलडीए का ये भी कहना है कि हमने यहाँ पे लोगों को नोटिस भी दे दिया है कि वो घर खाली कर दे। इन अवैध निर्माणों की वजह से कुकरेल नदी काफी सक्रिय हो गई है। अवैध निर्माणों को तोड़कर अब इस नदी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। जहां अवैध निर्माण हुए वो जमीन भी सिंचाई विभाग की बताई जा रही है और एलडीए ने इस इलाके का सर्वे भी कर लिया है। फिलहाल इलाके में तोड़े जाने वाले 500 घरों की लिस्ट बन गई है। नदी किनारे बने घरों को तोड़ा जाएगा। 2 मस्जिद और 1 मदरसे को भी तोड़े जाने का फैसला लिया गया है। अवैध निर्माण हटेंगे तो कुकरेल में रिवर फ्रंट तैयार किया जाएगा। इस खबर के आने के बाद इलाके के लोगों में हड़कंप है। लोग कह रहे हैं अगर निर्माण अवैध है तो जमीन की बिक्री कैसे हो गई। पानी का बिल दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, और अंतिम में अगर आ जाए कि ये अवैध है तो कैसे अवैध है। गरीब आदमी अपने खून पसीने से कमा के किसी तरीके से उसको जमीन लिया, और जमीन अगर गलत है तो इसको रजिस्ट्री क्यों कोर्ट में हुई। लोगों के आरोप बताते हैं इस इलाके में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अवैध निर्माण कराने के लिए जिम्मेदार हैं। सरकार उनको भी चिन्हित कर सकती है। फिलहाल नदी के आसपास बड़ी संख्या में अवैध निर्माण बने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ दूरी पर ही कुकरेल नदी है, ये जो काफ़ी हालांकि संकरी है, पतली है काफ़ी यहाँ पे, और इसी को पुनर्जीवित करने की बात योगी सरकार कर रही है। हालांकि अकबर नगर को पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। अब सिर्फ वहाँ पर मलबे ही मलबे बचे हैं। अब उसके बाद अबरार नगर को तोड़ने की तैयारी कर रही है एलडीए। 500 ऐसे घर हैं जो इसकी जद में हैं। कुल मिलाकर अवैध निर्माणों पर एक्शन होकर रहेगा, ये साफ है। लेकिन ये अवैध निर्माण किस वक्त हुए, किसने करवाए, योगी सरकार जल्द ही उनका हिसाब भी कर सकती है। तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। फैजाबाद समेत यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद योगी सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। अब अयोध्या में विकास की रफ्तार और बढ़ेगी तो यूपी समेत अयोध्या वासियों की जिंदगी बदल जाएगी। बड़े बदलाव के लिए योगी ने क्या क्या लिए हैं बड़े फैसले, और योगी के फैसले पर क्या कहती है अयोध्या, ये रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार ने यहाँ के व्यापारियों को काफी छूट दी है। पहले से बिजनेस और ज्यादा हो गया है। अयोध्या के नागरिकों की तरफ से, अयोध्या के व्यापारियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। योगी के बड़े फैसलों के साथ ही अयोध्या वासियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। योगी के बड़े फैसलों के साथ ही अयोध्या अब योगी की विकास की रफ्तार में रमने जा रही है। अयोध्या तो चमक रही है, देश दुनिया से आने वाले भक्तों की वजह से बाजार चमक रहा है। लेकिन ये तस्वीर ऐसे नहीं बदली। सड़कों का चौड़ीकरण हो या फिर दूसरे विकास के काम, इसके लिए अयोध्या में किसी का घर टूटा तो किसी की दुकान टूटी। शहर तो बदल गया, यहाँ के विस्थापित दुकानदारों की किस्मत नहीं बदली। लेकिन अब योगी के फैसले से इनकी जिंदगी बदल जाएगी। विस्थापित दुकानदारों को राहत मिलेगी। नई दुकानों की कीमत में 30% तक छूट है। 20 सालों तक दुकानों पर ब्याज से राहत है। जनहित से जुड़े मुद्दों पर आगे आई योगी सरकार ने यहाँ के व्यापारियों को काफी छूट दी है। वहाँ पे जो 15 लाख 16 लाख की दुकान जो व्यापारी यहाँ पे नहीं ले पा रहे थे, उनको योगी गवर्नमेंट ने 30% की छूट दी है। पहले से बिजनेस और ज्यादा हो गया है और उनके निर्णय से हम लोग बहुत खुश हैं। अयोध्या में रहने वाले ये वो लोग हैं जो अब योगी के बड़े फैसलों से खुश हैं, लेकिन कल तक मुआवजा नहीं मिलने से नाराज थे। दुकानों की ज्यादा कीमत होने से इसे खरीदना इनके लिए मुश्किल था। सिर्फ अयोध्या को लेकर ही योगी ने बड़े फैसले नहीं लिए, बल्कि यूपी के युवाओं के लिए भी योगी का बड़ा फैसला आया है। यूपी में होमगार्ड भर्ती के आदेश। 42,000 होमगार्ड की भर्ती होगी। 21,000 पदों पर 2 चरणों में भर्ती होगी। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि आपदा मित्रों का प्रशिक्षण करवाकर उन्हें होमगार्ड के रूप में तैयार किया जाएगा। इसके अलावा होमगार्ड के फिटनेस को लेकर साप्ताहिक ड्रिल की बातें कही गई हैं। लोगों के गुस्से की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश और खासकर फैजाबाद सीट पर खराब प्रदर्शन ने बीजेपी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। लेकिन हार के बाद योगी सरकार
अपने वादे को पूरा करके लोगों की तकलीफ दूर करने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड जवानों की भर्ती की प्रक्रिया पर आपको विस्तार से पूरी खबर आपको बताते हैं। यूपी में होमगार्ड की जो बम्पर भर्ती हो रही है, इसमें 21 हजार पदों पर 2 चरणों में भर्तियां होंगी। होमगार्ड स्वयंसेवकों के 1,18,348 पद स्वीकृत किए गए हैं। अभी 76,000 से ज्यादा ही होमगार्ड है तैनात। करीब 75,000 ड्यूटी पर तैनात हैं और हर साल 4,000 होमगार्ड रिटायर हो जाते हैं। 2033 तक 42,000 से ज्यादा होमगार्ड रिटायर हो जाएंगे। निश्चित तौर पे अब धीरे धीरे भर्तियां शुरू होंगी। अभी लोकसभा चुनाव के बाद अभी प्रारंभ हुआ होमगार्ड से। हर विभाग में निश्चित तौर पर पारदर्शिता के आधार पर योग्य लोगों को हम नौकरी देंगे। पश्चिम बंगाल में एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। इस मॉड्यूल का नाम शहादत बताया जा रहा है, जिसके तार बांग्लादेशी संगठन अंसार अल इस्लाम से जुड़े हैं, जिसका संबंध आतंकी संगठन अल कायदा से। बंगाल एसटीएफ ने इस आतंकी मॉड्यूल का खुलासा करते हुए इससे जुड़े एक सदस्य को बर्धमान से गिरफ्तार किया है। और क्या है डिटेल इसकी, इस रिपोर्ट में देखिए। देश को दहलाने की साजिश, आतंक के एक और मॉड्यूल का पर्दाफाश। अल-कायदा से जुड़ा कनेक्शन। पश्चिम बंगाल में आतंक के ऐसे मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है जो देश को दहलाने की साजिश रच रहा था। इस आतंकी संगठन की खुफिया जानकारी बंगाल पुलिस को मिली थी, जिसके बाद इस संगठन से जुड़े एक संदिग्ध को बर्धमान जिले से एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। जिस आतंकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसकी पहचान मोहम्मद हबीबुल्लाह के तौर पर हुई है, जो पश्चिम बर्धमान के कांगसा का रहने वाला बताया गया। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह आतंकी मॉड्यूल शहादत से चलाया जा रहा था, जिसके तार बांग्लादेश के अंसार अल इस्लाम से जुड़े हैं। बांग्लादेश में अंसार अल इस्लाम पर 2017 में प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन भारत में यह संगठन कई इलाकों में सक्रिय है। यह भी पता चला है कि अंसार अल इस्लाम आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। शनिवार रात को बंगाल एसटीएफ ने बर्धमान से एक छात्र को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है मोहम्मद हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह शहादत नाम की इस आतंकी मॉड्यूल का आमिर पोस्ट पे था और आमिर पोस्ट पे रह के इस संगठन में रिक्रूटमेंट की काम कर रहा था। फिलहाल जांच एजेंसी जानने की कोशिश कर रहा है ये शहादत जो नई आतंकी मॉड्यूल है, इसका विस्तार कहाँ तक, कितना दूर तक हुआ था। पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि भारत में ये संगठन संप्रभुता और अखंडता को नष्ट करने के इरादे से काम कर रहा था। इसका मकसद भारत और बांग्लादेश के संबंधों को बिगाड़ना था। अपने सदस्यों से संपर्क के लिए ये मॉड्यूल मैनेजिंग प्लेटफॉर्म VIP का इस्तेमाल कर रहा था। इस मामले में जानकारी भी सामने आई है कि अंसार अल इस्लाम के नेता शहादत को कोलकाता पुलिस ने 2019 में गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामले की जाँच NIA को सौंपी गयी थी। अंसार अल इस्लाम भारत में मिजोरम, बेंगलुरु और पश्चिम बंगाल में सक्रिय है। इस संगठन के खिलाफ NIA में 3 मामले दर्ज हैं। दरअसल जांच एजेंसियों का माने तो ये शहादत का असल कनेक्शन जुड़ा हुआ है अंसार अल इस्लाम, जो बांग्लादेशी एक आतंकी संगठन है, उसके साथ। अंसार अल इस्लाम 2017 साल में बांग्लादेश सरकार ने उसको बैन कर दिया था और अंसार अल इस्लाम की एक के बाद एक जो लीडर है वो बांग्लादेश में पकड़ा गया। उसके साथ साथ NIA ने भी इनके खिलाफ 3 केस किया है, जिसका एक केस हुआ था मिजोरम में, एक केस हुआ था बंगाल में और एक केस हुआ था बेंगलुरु में। इनकी एक के बाद एक लीडर जब गिरफ्तार होना शुरू हो गया, इनकी जो इसी नाम पे काम करना जब इनके लिए मुश्किल हो गया, इसके बाद ही ये अंसार अल इस्लाम की जो मेंबर्स है उन्होंने नया एक संगठन का जन्म दिया, एक मॉड्यूल का जन्म दिया, जिसका नाम है शहादत। शहादत से जुड़े आतंकियों की गिरफ्तारियां भारत के साथ बांग्लादेश में भी हुई है। 23 मई को बांग्लादेश में शहादत संगठन के 2 रीजनल ट्रेनर और एक रिक्रूटमेंट हेड को गिरफ्तार किया गया था और बताया जा रहा है कि उनसे पूछताछ के बाद अब इसके पूरे संगठन पर शिकंजा कसने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नो नेम नो फेम ऑपरेशन के तहत 5 गैंग के 16 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के नाम उजागर नहीं किए जा रहे। पुलिस की दलील है कि अपराध की दुनिया में नाम कमाने की सोच को ही खत्म कर दिया जाएगा।
इस बीच लेडी डॉन का भी पता चल गया है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के राजौरी गार्डन के बर्गर किंग आउटलेट पर 18 जून की शाम को गैंगवॉर में हुए हत्याकांड के बाद पुलिस अब सक्रिय गैंगस्टर और उनके गैंग के गुर्गों पर तेजी से शिकंजा कस रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से जुड़े हरियाणा और यूपी में जितने भी गैंग सक्रिय हैं, उनके गुर्गों को पुलिस गिरफ्तार करने में जुटी है। इस बीच बर्गर किंग हत्याकांड मामले में फरार चल रही लेडी डॉन अनु का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जो जम्मू के कटरा का बताया जा रहा है। वीडियो में दिखा कि अपने चेहरे को छिपाए लेडी डॉन अनु तेजी से प्लेटफॉर्म से होते हुए ट्रेन पकड़ने जा रही थी। इस दौरान उसने अपने कंधे पर एक बैग लटकाया हुआ था और हाथ में एक ट्रॉली बैग भी था। बताया गया कि अनु 20 जून को कटरा से मुंबई जाने वाली ट्रेन पर सवार होकर वहां से फरार हो गई। ये भी पता चला कि लेडी डॉन अनु ने इस दौरान एक गेस्ट हाउस का वाईफाई भी इस्तेमाल किया था और फिर मुंबई जाने वाली ट्रेन की जनरल बॉगी में सवार होकर वो वहां से निकल गई। लेडी डॉन गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की करीबी बताई जाती है और हिमांशु भाऊ के इशारे पर ही 18 जून को दिल्ली राजौरी गार्डन के बर्गर किंग आउटलेट पर अमन नाम के शख्स की हत्या की गई थी। इस दौरान 3 हमलावरों ने 40 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें अमन की मौत हो गई थी। इस हत्याकांड को गैंगवॉर का नतीजा बताया गया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर्स के खिलाफ नो नेम नो फेम ऑपरेशन चलाकर देश के 5 बड़े गैंगस्टर के 16 गुर्गों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 10 पिस्तौल और 56 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने पंजाब से एक महिला अपराधी को भी गिरफ्तार किया है, जिसका संबंध सीमा पार बैठे गैंगस्टरों से बताया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस ने इन गैंगस्टरों के करीब 200 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद किए हैं, जिससे वो अपना नेटवर्क चला रहे थे। कहते हैं ना कि जब जुर्म की इंतहा होने लगती है तो उसका अंत जरूर होता है। ऐसा ही अंत अब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने नो गेम नो फेम ऑपरेशन चलाकर शुरू कर दिया है। दिल्ली से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्य के गैंगस्टर्स अब दिल्ली पुलिस के रडार पर हैं, जिनका अंत अब जरूर होगा। पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में इन अपराधियों के खिलाफ 5 बड़े ऑपरेशन चलाए, जिसमें पहले ऑपरेशन में पुलिस ने पंजाब के जालंधर से एक लेडी डॉन और उसके साथी को गिरफ्तार किया। ये लेडी डॉन विदेश में बैठे गैंगस्टरों के लिए नए लड़कों की भर्ती करती थी। दूसरा ऑपरेशन 19 और 20 जून को चलाया गया, जिसमें दिल्ली के छावला से एक शूटर को गिरफ्तार किया गया, जिस पर हत्या की कोशिश समेत कई मामले दर्ज हैं। तीसरा ऑपरेशन 21 जून की रात चला। इस दौरान पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए। चौथा ऑपरेशन के तहत दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद से एक शूटर को गिरफ्तार किया, जिस पर फतेहपुर बेरी में क्लब ओनर पर गोली चलाने के आरोप है। 5वां ऑपरेशन 21 जून को अंजाम दिया गया, जिसमें अलग अलग गैंगस्टरों से जुड़े शूटरों को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियार बरामद किए गए। जो हमने ऑपरेशन चलाया था, इसके अंदर हमारे 16 एक्यूज अरेस्ट किए गए हैं, जिसके अंदर एक महिला है और इसके अंदर 10 पिस्टल जो हमने रिकवर किए हैं और एक मैगजीन रिकवर हुई है और 56 इसके अंदर राउंड रिकवर हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अपराधियों का नाम उजागर करने पर भी रोक लगा दी है। इसके पीछे ये दलील दी गई कि कुछ अपराधी सोच के लोग क्राइम की दुनिया में अपना नाम कमाने के इरादे से उतरते हैं। एक बड़ा डॉन, एक बड़ा गैंगस्टर बनने की उनकी सोच होती है, लिहाजा नो गेम नो फेम के तहत अब ऐसे अपराधियों पर लगाम लगाई जाएगी, ताकि अपराध की दुनिया में नाम कमाने की उनकी सोच को बदला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नीट पेपर लीक मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ जांच एजेंसी अपने काम में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज नीट की री एग्जामिनेशन प्रक्रिया पूरी हुई और जानकारों और सूत्रों की माने तो पेपर लीक के इस नेटवर्क को लेकर अभी कई और खुलासे होने बाकी हैं और इसी वजह से जांच एजेंसियों ने साइंटिफिक एविडेंस जुटाने के लिए पहल शुरू कर दी। क्या नीट के गुनाहगारों के खिलाफ पक्के सबूत जुटाने की सबसे बड़ी तैयारी हो चुकी है? क्या पेपर लीक मामले में अब तक का सबसे विस्फोटक खुलासा होने वाला है? क्या 19 गिरफ्तारी के बाद पेपर लीक नेक्सस के कई और नाम एक्सपोज होने वाले हैं? नीट पेपर लीक मामले में अब तक कैसे, क्या और कब हुआ, इसकी एक डिटेल रिपोर्ट
जल्द देश के सामने आ सकती है। जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस अब सॉल्वर गैंग का नार्को टेस्ट और बेम मैपिंग करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो देश भर में पेपर लीक का पूरा पैटर्न, सियासी, तेजस्वी और गेस्ट हाउस कनेक्शन, गिरोह का पैन इंडिया नेटवर्क और मेंबर्स के साथ साथ कई सफेदपोश और जिम्मेदार लोगों की मिलीभगत को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। हालांकि ईओयू की तरफ से इस मामले की एक डिटेल जांच रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी गई है, लेकिन पुलिस और जांच एजेंसियों को शक है कि अब भी आरोपियों ने इस नेक्सस को लेकर पूरा सच पुलिस के सामने नहीं रखा है। माना जा रहा है कि पेपर लीक नेटवर्क की जड़ें काफी गहरी हैं। हालांकि अब तक की जांच में गिरफ्तार आरोपियों का एक दूसरे से कनेक्शन सामने आया है। क्वेश्चन पेपर के लीक होने से लेकर अभ्यर्थियों तक पहुंचने के पूरे पैटर्न पर भी कई खुलासे हुए हैं, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती, जिसकी वजह से नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट को लेकर विचार किया जा रहा है। जून के शुरुआत में नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स का विवाद शुरू होता है। 13 जून को सुप्रीम कोर्ट फिर से परीक्षा का आदेश देता है। 10 दिनों के अंदर 1563 छात्रों के लिए री एग्जाम कराया जाता है। 6 स्पेशल एग्जामिनेशन सेंटर में ये प्रक्रिया पूरी होती है और अब नए सिरे से नतीजों का इंतजार जारी है। लेकिन ग्रेस मार्क्स को लेकर चल रहे विवाद के बीच पटना में बड़ा खुलासा होता है। पेपर लीक विस्फोट की गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। गिरफ्तारियों का दौर चलता है और जिस एनटीए ने 6 मई को ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर पेपर लीक से इनकार किया था, उसके मुखिया महज 16 दिनों बाद अपने पद से हटा दिए जाते हैं। नीट पेपर लीक मामले में एक तरफ सरकार कड़े कदम उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसियां भी एक्शन में हैं। बिहार और झारखंड से अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पहले 4 अभ्यर्थी, 6 पेपर लीक गिरोह के सदस्य और 3 अभिभावक गिरफ्तार हुए थे और अब देवघर में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि सभी संजीव मुखिया गैंग के सदस्य हैं। वहीं सीबीआई ने अब पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके बाद बिहार और गुजरात में दर्ज केस को टेक ओवर करने के बाद नया मुकदमा दर्ज किया जाएगा और गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों से पूछताछ होगी। वहीं इस मामले में सियासत भी जारी है। तेजस्वी यादव केंद्र सरकार के फैसलों को पवन खेड़ा सरकार की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है, संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। ये सरकार एग्जाम नहीं करा पा रही है। नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। जो शिक्षा मंत्री आज से 4 दिन पहले एनटीए को क्लीन चिट दे रहे थे, अब एनटीए के डायरेक्टर जनरल जो एग्जाम्स के हैं उनको हटा रहे हैं। पेपर लीक को लेकर इस पूरे खुलासे से छात्रों में काफी नाराजगी है। इस मामले में सख्त कार्रवाई के साथ साथ भविष्य में पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करने के लिए सरकार और जांच एजेंसियों को कठोर कदम उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में सियासत के पुल का एक सिरा समय समय पर बदलता रहता है। एक छोर पर नीतीश कुमार तो फिक्स रहते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर कभी बीजेपी, कभी आरजेडी रहती है। बिहार में सभी सियासी दलों की सियासत तो वर्षों से जैसे तैसे करके टिकी हुई है, लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई से जनता के लिए बनाया गया पुल बिहार में बिल्कुल नहीं टिकता। नीतीश कुमार पाला बदल बदल कर इसे करीब 19 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन बीते 5 दिन में ही बिहार के 3 अलग अलग जिलों में बिहार सरकार के पुल ने जनता की सेवा से संन्यास ले लिया। यह रिपोर्ट देखिए। जून बिहार का अररिया जिला, 22 जून बिहार का सिवान जिला और अब 23 जून बिहार का ही मोतिहारी जिला। बिहार में बीते 6 दिनों में भ्रष्टाचार के 3 पुल कुछ इसी तरह भरभरा कर गिर गए। पुल गिरने की ये तस्वीरें प्रशासन और सिस्टम से चीख चीख कर सवाल पूछ रही हैं। जहां तक हमारी जानकारी है, देश के बाकी राज्यों में तो पुल का निर्माण स्टील, सीमेंट, कंक्रीट, डामर और पत्थर से किया जाता है, लेकिन बिहार के इंजीनियर, ठेकेदार और सरकारी बाबू इसके साथ साथ नींव में भ्रष्टाचार का कोई अलग पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बीते 1 हफ्ते में 3 अलग अलग जिलों से आई ये तस्वीरें खुद इसकी गवाही दे रही हैं। ये बिहार के करप्ट सिस्टम का
सबसे जिंदा और लाइव सबूत है, जिसके खिलाफ किसी विभाग के प्रधान सचिव से लेकर अंचल और प्रखंड में तैनात कोई भी अधिकारी दलील नहीं दे सकता। और बिहार में पुल गिरने की यह घटना 13 करोड़ बिहार वासियों के लिए हर सीजन में आम है। 4 जून 2023 को खगड़िया में अगवानी गंगा पुल नदी में समा गया। 19 मार्च 2023 को मरम्मत की कमी से सारण में पुल गिर गया। 19 फरवरी 2023 को पटना में बेटा सरबेरा 4 लेन पुल। 16 जनवरी 2023 को दरभंगा में लोहे का पुल। जुलाई 2022 में कटिहार में निर्माणाधीन पुल। 18 नवंबर 2022 को नालंदा में निर्माणाधीन पुल। 9 जून 2022 को सहरसा में पुल गिरने से 3 मजदूर घायल हो गए, तो 30 अप्रैल 2022 को भागलपुर खगड़िया में पुल टूट गया। इन 2 साल में नीतीश कुमार 3 अलग अलग सरकार के मुखिया रह चुके हैं, 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। इन 4 सालों में मंत्री बदले, अधिकारी बदले, नए फरमान जारी हुए, लेकिन हालात को कोई नहीं बदल सका। नीतीश कुमार के मंत्री से जब इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने गोल मटोल जवाब देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। पुल गिर रहे हैं तो कार्रवाई भी हो रही है, अगर घटिया काम करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपने देखा है कई इंजीनियर उसमें निलंबित किए गए हैं और अभी तो निलंबित किए गए हैं, सेवा भी समाप्त होगी। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने चुटीले अंदाज में नीतीश कुमार और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम पर निशाना साधा। सियासत से इतर बिहार में मानसून ने दस्तक दे दी है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। एक बार फिर बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में अलग अलग जिलों से आ रही पुल गिरने की खबर ने नया खतरा खड़ा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में गिरते पुल को लेकर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। पक्ष और विपक्ष का इस पर क्या कहना है, सुनिए। सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। जो इसमें इंजीनियर शामिल हैं, चीफ इंजीनियर शामिल है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शामिल है, मंत्री भी जो शामिल है इसमें, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जनता के पैसों से मजाक हो रहा है। सरकार का कारनामा है कि हर हफ्ते कोई न कोई पुल गिर रहा है, तो ये अफसरशाही, भ्रष्टाचारी चरम पर है। भ्रष्टाचार, अब सरकार को जवाब देना चाहिए। जो पुल गिरे हैं उन पुल में किनकी गड़बड़ियों के कारण या किनकी कमियों के कारण वो पुल गिरी है, इस बात की जांच हो जाए। जहाँ तक अररिया की बात है, वहाँ संवेदक पर एफआईआर किया गया है। वहाँ जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे उनको सस्पेंड किया गया है और उच्च स्तरीय एक कमेटी भी बनाई गई है उसकी जांच के लिए। इस पार्टी में भ्रष्टाचारियों, अपराधियों का बोलबाला है, उनके अंदर कोई नैतिकता नहीं होती है। कहीं किसी निर्माणाधीन स्ट्रक्चर के गिरने पर हम सबको दुख होता है, क्योंकि बिहार की जनता की गाड़ी कमाई से बिहार और प्रदेश का विकास हो रहा है। इस बीच बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर क्राइम कैपिटल बनती दिख रही है। आज पटना में बेखौफ अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को आलमगंज थाने के महादेव मंदिर के पास अंजाम दिया गया। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। इसमें प्रॉपर्टी डीलर अरुण कुमार घर के कपड़ों में खड़े नजर आ रहे हैं और तभी सामने से 2 अपराधी पैदल आते हैं। अरुण कुमार के नजदीक पहुंचते ही अपराधी गन निकालकर फायरिंग करने लगते हैं और हत्या के बाद पैदल ही वहां से भाग जाते हैं। इधर परिवार वालों ने घायल प्रॉपर्टी डीलर को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अरुण कुमार को 3 गोलियां लगी थी। मृतक के पिता और बहन ने पटना की मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार पर हत्या का आरोप लगाया है। घर से निकला है, गली में गया, गोली मारा, गोली मार दिया। घर से निकला, गोली मारा। गोली मारा। किसने मारा गोली? आप किसी पे शक है आप लोगों को? हमको करीब लगता है कि बाउंड्री था जो हमने देखा कि भागा था जा रहा। कितने लोग की संख्या में थे? 2 आदमी। हम 2 आदमी को देखा। किस चीज से आए थे वो? आगे बाइक लगाए हुए था, आगे उतना दूर पर बाइक लगाए हुए था। तो ये हालत है बिहार की राजधानी पटना की, जहां पर दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई पौष इलाके में। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र की यह घटना है। आरोप लग रहा है पटना की मेयर के बेटे पर। और चलिए अब खबर पाकिस्तान की, जिसके लिए बेइज्जत होना फैशन बन चुका है। इस बार चीन के एक मंत्री लियू जियानचाओ ने इस्लामाबाद में अपने सामने बिठाकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी को फटकार लगाई।
पाकिस्तान के एक्सपर्ट इसे अपने मुल्क के मुंह पर करारा तमाचा बता रहे हैं और भारत से सीख लेने की नसीहत दे रहे हैं। पाकिस्तान की विदेशी मुल्क बेइज्जती करे, इसमें कोई नई बात नहीं, लेकिन अब तो खुद पाकिस्तान का दोस्त बताने वाला चीन भी इस्लामाबाद में आकर पाकिस्तान को बेइज्जत कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान के तमाम सियासी दलों को इस्लामाबाद में एक साथ बिठाकर खरी खोटी सुनाई है। चीन जानता है पाकिस्तान उसके टुकड़ों पर जिंदा है, इसलिए इकोनॉमी बचाने के लिए पाकिस्तान के हर नेता की चीन के एक मंत्री के सामने घिघी बंधी दिखाई दी। चीन के इस मंत्री ने शहबाज सरकार को फटकार लगाई है और साफ साफ संदेश दे दिया है कि सुरक्षा स्थिति नहीं सुधरी तो चीन की कंपनियों का पाकिस्तान में काम करना मुश्किल हो जाएगा। चीन के एक मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सुरक्षा सख्त करने का ऑर्डर दिया है और चीनी मंत्री का ऑर्डर मानने के लिए शहबाज शरीफ विवश भी दिखाई पड़े। अब पाकिस्तान के एक्सपर्ट इसे पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा बता रहे हैं। पाकिस्तान के एक्सपर्ट ये भी बता रहे हैं, जिस तरह एक वक्त में अमेरिका उनके मुल्क को कंट्रोल किया करता था, अब चीन उनके नेताओं को कंट्रोल करता है, जबकि भारत चीन के साथ व्यापार भी करता है और चीन को जब चाहे फटकार भी लगा देता है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट पाकिस्तान की इस बेइज्जती के लिए खुद पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हैं। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का मानना है भारत से ट्रेड बंद करके पाकिस्तान आज ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि चीन उसे जब चाहता है फटकार लगा देता है। फिलहाल एक्सपर्ट ने इस बात का अंदेशा भी जाहिर किया है कि भले ही पाकिस्तान चीन के सामने हर बार सरेंडर करे, उससे बेइज्जत होता रहे, लेकिन अब चीन बहुत दिनों तक पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा। पाकिस्तान के आर्थिक हालात बद से बदतर हैं और जिस तरह चीन ने पाकिस्तान को बेइज्जत करते हुए अल्टीमेटम दिया है, उससे साफ है चीन की कंपनियां बहुत जल्द पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट सकती हैं। जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों पर सुरक्षा बलों के प्रहार। कल जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों में से एक आतंकी का शव बरामद किया। कल नियंत्रण रेखा के पास 2 आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। सेना की गोलीबारी में दोनों आतंकवादी घायल हो गए थे। उनमें से एक आतंकवादी का शव बरामद किया गया, वहीं दूसरे आतंकवादी के शव की तलाश जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। 2 को गोली लगी थी, 2 घायल हुए थे, एक फरार बताया जा रहा है जिसे तलाशा जा रहा है, एक का शव बरामद हुआ। घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे ये आतंकी। कहा जा रहा है कि ये उरी की घटना को दोहराने की कोशिश हो सकती थी। जम्मू कश्मीर बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर नियंत्रण रेखा पर कल रात से मुठभेड़ चल रही है, जिसमें एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। बताया जा रहा है कि सूचना के आधार पर ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को इनपुट थे कि नियंत्रण रेखा के पास एक गोलान इलाके में मिलिटेंटों का एक समूह था जो इस पार आने की कोशिश कर रहा था, और जब सुरक्षा बलों ने उनको ललकारा उसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हुई। और पहले ये जानकारी आ रही थी कि 2 आतंकवादियों को जो है गोलियां लगी थी। बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने पुष्टि की कि एक आतंकी को वहां पे मार गिरा दिया गया है, जिसका शव अभी भी वहां पे पड़ा हुआ है। हालांकि मारे गए आतंकवादी की पहचान अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी भी वहां पे सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों और सेना का चल रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन को बजरंग नाम दिया गया है। दरअसल 9 जून के बाद जम्मू में एक के बाद एक 4 हमले हुए थे। आतंकियों ने 9 जून को रियासी में बस में अटैक किया था, आपको याद होगा। तीर्थ यात्रियों की बस पर फायरिंग की गई थी, जिससे बस खाई में गिर गई थी। 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। दूसरा हमला कठुआ में हुआ था 11 जून को। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए थे। आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया था। और तीसरा हमला डोडा में हुआ था 12 जून को। छतरगला में चेकपोस्ट पर यह हमला किया गया था। हमले में 5 जवान समेत 6 लोग इसमें घायल हुए थे। और चौथा हमला डोडा में हुआ था 12 जून को। आतंकी और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई थी। एसओजी का जवान मुठभेड़ में जख्मी हो गया था। तो ये पूरी डिटेल है जो एक के बाद एक लगातार हमले आतंकियों की तरफ से किए गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमला हुआ है। सुकमा के सिलगेर में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। सुकमा से बड़ी खबर है। आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों ने सीआरपीएफ के वाहन को निशाना बनाया था। नक्सलियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन इस इलाके में चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां सुकमा के सिलगेर में आईईडी से ब्लास्ट किया है नक्सलियों ने।
आज दोपहर सुरक्षा कार्य में लगे वाहनों पर नक्सलियों के द्वारा आईडी विस्फोट किया गया है, जिससे उक्त वाहन में मौजूद 201 कोबरा के वाहन चालक विष्णु तथा आरक्षक शैलेंद्र शहीद हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल वहां पर सीआरपीएफ व कोबरा व पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। इस बीच सुकमा में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बल को नक्सलियों के एक ठिकाने से नकली नोट छापने के लिए इस्तेमाल होने वाले पेपर मिले हैं। इन नकली नोटों को प्रिंटर से छापा जा रहा था, जिनमें 500, 200 और 100 रुपए के नोट थे। इसके साथ ही नक्सलियों के ठिकाने से बड़ी मात्रा में हथियार, विस्फोटक, वायरलेस सेट, प्रिंटर और उसकी स्याही भी बरामद की गई है। और जाहिर है कि नक्सलियों तक नकली नोट की मशीन पहुंचना बेहद चिंता की बात है। ऐसे में सुरक्षा बलों का यह भंडाफोड़ बड़ी राहत की खबर है। सुकमा पुलिस को ये सूचना मिली कि जो कोंटा एरिया कमेटी द्वारा कोराजगुड़ा महिला सुराले जो जंगल है उस इलाके में प्रिंटिंग मशीन्स व अन्य उपकरणों द्वारा नकली नोट की छपाई की जा रही है। उसी सूचना के आधारित 50 BN सीआरपीएफ, जिला पुलिस बल सुकमा, डीआरजी, बस्तर फाइटर, इनके द्वारा इस एरिया में ऑपरेशन लॉन्च किया गया और वहां से काफी भारी मात्रा में जो नकली नोट्स थे, उसके अलावा कलर प्रिंटिंग, उसके अलावा जो इंक के जो बॉटल थे, लगभग 200 बॉटल वहां से बरामद की गई। दक्षिण भारत में मानसून की दस्तक हो चुकी है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में आसमान से आफत बरस रही है। अचानक मौसम में आए परिवर्तन ने अरुणाचल के लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। राजधानी ईटानगर के साथ साथ तकरीबन हर शहर में सड़कों पर पानी का सैलाब देखने को मिल रहा है। अरुणाचल के पहाड़ी इलाके में अचानक बादल फटने के बाद हालात बद से बदतर हो गए। अचानक पानी के तेज बहाव से पहाड़ पर बने कच्चे मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। अरुणाचल के शहरी इलाकों का भी यही हाल है। पानी की तेज धार से सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है और आलम यह है कि नदी और नालों में फर्क करना भी अब मुश्किल हो गया है। लोग किसी तरह जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अरुणाचल की अधिकतर नदियां इस वक्त उफान पर हैं। नदी किनारे बसे गांव को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है।